देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ग्लैंड्स अर्थात ग्रंथि। सबसे पहले अगर हम ग्रंथि के बारे में देखें कि ग्लैंड्स के बारे में देखें कि किसे कहा जाता है। देखो, शरीर में दो प्रकार के टिश्यू अर्थात ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, ऊतक कितने प्रकार के हैं? दो हैं मुख्य रूप से ग्रंथि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। मान लो ये एक सेल्स का ग्रुप है, कोशिकाओं का क्या है? एक समूह है। एक हमारे पास ये कोशिकाओं का क्या है? समूह है। ठीक है, या मान लो हम इन दोनों को क्या माने? ऑर्गन माने, अंग माने। अगर इनमें से कोई सा अपने शरीर से किसी मेटीरियल को क्या करता हो? सिक्रिएट करता हो, पदार्थ क्या करता हो? छोड़ता हो। क्या करे? अपनी बॉडी से किसी मेटीरियल को सिक्रिएट करे, कोई पदार्थ छोड़े। और ये मान लो कोई भी पदार्थ अपने शरीर से नहीं छोड़ रहा है, तो जो पदार्थ छोड़ता है उस अंग को या ऊतकों के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ग्रंथि का अर्थ क्या हो गया कि जो ऑर्गन अपनी बॉडी से मटेरियल को क्या करे? सिक्रिएट करे, अपने शरीर से कोई भी पदार्थ क्या करता हो? छोड़ता हो। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, जो हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियां हैं, ये हमारे शरीर से क्या छोड़ती हैं? पसीने को छोड़ती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? ग्लैंड्स कहलाएंगी। अब ये बताओ, अगर हम होठों को देखें, होठों से कोई पदार्थ स्रावित थोड़ी होता है, तो वो अंग कहलाया। जबकि आंखों के जो ऊपरी भाग होते हैं, इनमें टीयर्स ग्लैंड्स होती हैं, अश्रु ग्रंथियां होती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? ग्रंथि कहलाएंगी, क्योंकि वो पदार्थ को क्या कर रही हैं? सिक्रिएट कर रही हैं। अब ये पदार्थ जो छोड़ा जा रहा है, इसे छोड़े जाने के आधार पर इस ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा जाता है। अब देखो, तीन भागों में कैसे बांटा जाता है। मान लो एक अपन ये ग्रंथि मानते हैं, एक ये ग्रंथि हो गई और तीसरी ये ग्रंथि है। ठीक है, अब ये देखो पदार्थ छोड़ रही हैं तीनों, तो तीनों ग्रंथियां तो हैं। अगर मान लो कोई ग्रंथि है, उसके अंदर नलिका उपस्थित है, ट्यूब्स प्रेजेंट है, क्या पाई जा रही है? नलिका पाई जा रही है, तो वो अपने पदार्थ को नलिका के माध्यम से शरीर से कहां छोड़ेगी? बाहर। और बाहर छोड़ा तो इसको क्या कहेंगे? बहिस्रावी। ठीक है, एक्सोक्राइन। अब समझ में आया? अगर नलिका पाई जा रही है तो अपने अंदर के पदार्थ को ये कहां ले जाकर छोड़ेगी? खुद के शरीर से बाहर छोड़ा, और बाहर छोड़ा तो क्या कहा? बहिस्रावी अर्थात एक्सोक्राइन। दूसरी अपन ने देखी कि इसके अंदर नलिका नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पदार्थ को क्या करती है? सीधे ही ब्लड में छोड़ देती है। अपने द्वारा छोड़े गए पदार्थ को सीधे ही किस में छोड़ देगी? ब्लड में छोड़ देगी। अब इसके अंदर नलिका नहीं है तथा पदार्थ को एक तरह से सीधे ब्लड के अंदर छोड़ती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। और इसी के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन अर्थात अंतःस्रावी। अब इसका एक नाम और रख सकते हैं अपन। देखो, बहिस्रावी में नलिका तो उपस्थित है, इसमें नलिका नहीं है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्यूबलेस ग्लैंड्स, नलिका विहीन ग्रंथि, यानी जिसके अंदर नलिका नहीं पाई जा रही हो। अब देखो, दो हो गई, एक ने बाहर छोड़ा तो बहिस्रावी एक्सोक्राइन, इसने अंदर छोड़ा तो अंतःस्रावी एंडोक्राइन। अब कुछ ग्रंथि ऐसी हैं शरीर में जो जिनका कुछ भाग तो क्या करता है? बहिस्रावी गुण दर्शाता है, और कुछ भाग कैसा गुण दर्शा रहा है? अंतःस्रावी। उन दोनों को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर ग्लैंड्स अर्थात मिश्रित ग्रंथि। जैसे पैंक्रियाज हमारा अग्नाशय है, कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखी कि जो अंग पदार्थ छोड़ेगा वो क्या कहलाया? ग्रंथि कहलाया। अगर शरीर के बाहर पदार्थ छोड़ा तो बहिस्रावी, अंदर छोड़ा तो अंतःस्रावी, और दोनों गुण दर्शाया तो मिश्रित। अब देखो, इससे वैसे तो क्वेश्चन सिंपल बनता है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें, मान लो आपसे मैं चार ऑप्शन दे दूं, जैसे लीवर है, ठीक है, या इसके अलावा टीयर्स ग्लैंड्स हैं, अश्रु ग्रंथि है, ठीक है, या इसके अलावा आपको दो ऑप्शन और दे दिए, इसमें एक दे दिया मान लो
श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन इनमें से दे दिया एड्रिनल। ये 4 ग्रंथि है। अब इनमें से आपसे पूछा जाए कि कौन सी इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो कैसे पता लगाओगे? देखो ये रटना नहीं है कि कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि होगी, कौन सी अंतःस्रावी। इसके लिए आप एक पॉइंट याद रख लेना, इनके द्वारा छोड़े गए पदार्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये बताओ लीवर क्या कौन सा रस छोड़ता है? आपने डाइजेशन टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, कौन सा छोड़ता है? बाइल जूस अर्थात पित्त रस। क्या छोड़ता है? अश्रु ग्रंथियां तो क्या छोड़ेंगी? आंसुओं का स्राव करेंगी, ठीक है, टेयर्स का सिक्रेट करेंगी। पसीने की ग्रंथियां स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो किसका स्राव करेंगी? पसीने का स्राव करेंगी। और एड्रिनल जो ग्रंथि है ये हार्मोन छोड़ती है, एड्रीनलिन। अब ये बताओ क्या पित्तरस ब्लड में जाकर मिक्स होता है? ब्लड में थोड़ी मिलेगा, ये तो कहां जाएगा? पाचन के लिए किस अंग में जाता है? छोटी आंत में। आंसू ब्लड में, खून में मिक्स होंगे? नहीं होंगे जाकर, ठीक है। ये तो शरीर से बाहर, आंखों के बाहर निकलते हैं। पसीना ब्लड में मिक्स होता है जाकर, ये भी शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन एड्रिनल जो है, ये जो पदार्थ छोड़ेगी वो किस में जाकर मिक्स होगा? ब्लड में। ये याद रखना, छोड़ा गया पदार्थ अगर किस में जाकर मिले? ब्लड में, तो वो कौन सी ग्रंथि होगी? अंतःस्रावी। तो लीवर भी कैसी है? बहिस्रावी। अश्रु ग्रंथियां टीएस ग्लैंड्स भी कैसी हैं? बहिस्रावी। और तीसरी श्वेत ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि भी कैसी है? बहिस्रावी है। तो पहचान का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि अगर उससे छोड़ा गया पदार्थ ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है तो कैसी होगी? बहिस्रावी, एक्सोक्राइन। और ब्लड में मिक्स हो जाता तो इसको क्या कह देते हैं अपन? अंतःस्रावी कहते हैं। पैंक्रियाज जो है हमारा, अग्नाशय है, वो दोनों गुण दर्शाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब एक फैक्ट इनमें से ये पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ी बहिस्रावी या सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि पूछ ली जाए, मेन तो है। अगर आपसे मैं ये कहूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, तो हमें ने तो ये पूछा है कि बहिस्रावी है या अंतःस्रावी, हमें केवल क्या पूछा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब लीवर हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग है। अगर मनुष्य का हम सबसे बड़ा अंग देखें तो क्या होती है? त्वचा होती है, स्किन, लेकिन वो बाह्य अंग है। अगर आंतरिक अंगों में देखें तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर। और पदार्थ छोड़ रहा है तो ग्रंथि तो है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? लीवर। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि। लार्जेस्ट ग्लैंड्स कौन सी है शरीर में? लीवर। अब ये बताओ आप, लीवर बहिस्रावी है या अंतःस्रावी? बिल्कुल सही है। कौन सी है? बहिस्रावी, क्योंकि शरीर के बाहर ब्लड में थोड़ी मिक्स हो रहा है पदार्थ। कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी। अब ये तो सबसे बड़ी भी हो गई और सबसे बड़ी बहिस्रावी भी हो गई। तो सबसे छोटी अगर बहिस्रावी देखें तो वैसे तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी पलकों के ऊपर पसीने की ग्रंथियां होती हैं, ये सबसे छोटी पाई जाती हैं। लेकिन इनका साइज मेल फीमेल में क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर गोबलेट नाम की सेल पाई जाती है। कौन सी सेल होती है? गोबलेट। गोबलेट नाम की क्या पाई जाती है? सेल, यानी कोशिका होती है, ठीक है। ये गोबलेट कोशिका जो है, सेल्स हैं, ये हमारी पाई जाती हैं आमाशय, स्टोमक के अंदर, जो म्यूकस का यानी श्लेष्म का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। इतनी डिटेल नहीं पूछी जाती, केवल आप ये याद रख लेना, ये क्या है? सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है? बहिस्रावी। अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखें, मेन टॉपिक अपना क्या है? अंतःस्रावी। सबसे बड़ी कौन सी है? क्या पदार्थ छोड़ा जाता है? इसके अलावा इससे देखो कुछ पॉइंट आते हैं। सबसे पहली चीज, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पॉइंट याद रखना। देखो, अध्ययन के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? लॉजी वर्ड यूज करते हैं, लोगस से जो बना है। तो अंतःस्रावी के लिए क्या कहा? क्या वर्ड है? अंतःस्रावी के लिए क्या है इंग्लिश वर्ड? एंडोक्राइन। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है ये बताओ? किसका होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। अब इसका जनक पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है? अब जनक आपको बिल्कुल देखो रटना नहीं है। अंतःस्रावी तंत्र का या अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है
बल्ब का खोजकर्ता कौन है? बल्ब किसके द्वारा खोजा गया था? बल्ब खोजा गया था थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस एल्वा एडिसन। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन अलग हैं और एक वैज्ञानिक हैं थॉमस एडिसन। कौन से हैं? थॉमस एडिसन। ये थॉमस एडिसन जो हैं ये ही किसके खोजकर्ता, किसके जनक कहलाते हैं? अंतःस्रावी विज्ञान के, एंडोक्राइनोलॉजी के। तो जनक का अर्थ क्या होगा? पिता, यानी फादर ऑफ, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जा रहा है? थॉमस एडिसन को। अब देखो एक फैक्ट और देखो इनसे संबंधित, बहिस्रावी को जो पदार्थ छोड़ रही ग्रंथि, जैसे लीवर ने छोड़ा तो क्या कहा? पितरस। टियर्स ग्लैंड्स ने छोड़ा तो आंसू का, टियर्स ग्लैंड्स का। वैसे टियर्स ग्रंथियां जो होती हैं वो लगभग 6 माह, 3 से लेकर 6 माह की आयु में क्या होती हैं? डेवलप्ड होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटा जो बच्चा होता है रोने पर क्या नहीं आते हैं? आंसू नहीं आते हैं, ठीक है। चाहे वो कितना ही भावनाओं में बहकर रो ले, ठीक है, आंसू नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका विकास ही कब हो रहा है? 3 से 6 माह की आयु में। अब अगर हम देखें इनसे छोड़ा गए पदार्थ को अलग अलग नाम से जान रहे हैं, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो पदार्थ छोड़ती हैं उन पदार्थों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है। क्या होता है? हार्मोन, ठीक है। हार्मोन लैटिन वर्ड है वैसे, और इसका अर्थ होता है उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, स्टिमुलेशन उत्पन्न करने वाला, ठीक है। हार्मोन। अब देखो प्रश्न क्या पूछेंगे आपसे, जो हार्मोन शब्द है ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? हार्मोन जो शब्द है ये दिया था स्टारलिंग नाम के वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? स्टारलिंग ने। जबकि बेलिस ने सबसे पहले सिक्रिटिन नाम की, क्या सिक्रिटिन नाम का जो हार्मोन है इसकी क्या की थी? खोज की थी। अब देखो प्रश्न कितने बन गए यहां पर। सबसे पहला अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से छोड़ा गए पदार्थ को किस नाम से जानते हैं? हार्मोन। हार्मोन शब्द किसने दिया? स्टारलिंग ने। हार्मोन की खोज किसने की? बेलिस ने। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रिटिन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी वगैरह में कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रिटिन, ठीक है। मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? सिक्रिटिन। जो किसने खोजा था? बेलिस ने। तो हार्मोन के खोजकर्ता भी कौन हो गए? बेलिस। जबकि हार्मोन वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? स्टारलिंग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लो। देखो ग्रंथि किसको कहा? जो क्या करे? शाबाश, जो हमारे शरीर में या अपने शरीर से क्या करे? पदार्थ छोड़े। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। बहिस्रावी एक्सोक्राइन किसको कहा? शाबाश, जो पदार्थ को बाहर छोड़े अर्थात जिसमें क्या हो? ट्यूब्स प्रेजेंट हो, नलिका उपस्थित हो, और जिसमें ट्यूबलेस हो, जो नलिका विहीन हो, वो क्या कहलाई? अंतःस्रावी। और जो दोनों प्रॉपर्टी दर्शाए वो क्या कहलाएगी? मिक्सचर ग्लैंड्स कहला रही है। सबसे बड़ी बहिस्रावी कौन सी है? शाबाश। और ग्रंथि भी सबसे बड़ी कौन सी है? यकृत अर्थात लीवर। और सबसे छोटी कौन सी बताई थी? गॉबलेट सेल, ठीक है। इसके अलावा अंतःस्रावियों में सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो अंतःस्रावियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड। कौन सी होती है? थायराइड। कहां पाई जाती है? तो पता होगा ना सबको। कहां होती है थायराइड? गले में पाई जाती है ना, जिसमें घेंगा या गायटर रोग भी उत्पन्न होता है। थायराइड भी एक प्रकार का रोग होता है वैसे, ठीक है। तो सबसे बड़ी थायराइड और सबसे छोटी होती है पीयूष या पिट्यूटरी। कौन सी होती है? पीयूष या पिट्यूटरी। ये हम ग्रंथियां अंतःस्रावी टॉपिक में ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगर इसके बाद अपन देखें अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखें तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मस्तिष्क में पाई जाने वाली कौन सी? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो सबसे पहली चीज तो इनकी पोजीशन देखी जाएगी कि कौन सी ग्रंथि कहां पर पाई जा रही है। तो अगर हम इसकी स्थिति देखें, पोजीशन देखें, तो ये कहां पाई जाती है? ब्रेन में अर्थात मस्तिष्क में, ठीक है। पहला पॉइंट याद रहेगा। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहां होती है?
मस्तिष्क में होती है। दूसरा पॉइंट देखें तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी एंडोक्राइन में भी सबसे छोटी है और ऑल ओवर देखें तो भी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से सबसे छोटी। ठीक है, लेकिन इससे छोटी सेल्स के ग्रुप को भी ग्रंथि माना था हमने, कौन सी होती है, कोबलेट, वो बहिस्रावी है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष, और कहां पर पाई जाती है, मस्तिष्क में। अगर इसका हम वजन देखें तो 1 ग्राम से भी कम होता है, मात्र 0.6 ग्राम। ठीक है, कितना वजन होता है इसका, मात्र 0.6 ग्राम। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, जो 0.6 ग्राम की होती है। और अगर इसकी शेप देखें, आकार देखें, तो इसका आकार होता है पी के समान, मटर के दाने के समान। किसके समान आकार होता है इसका, मटर के दाने के समान। सबसे पहला देखा स्थिति मस्तिष्क में, सबसे छोटी ग्रंथि कितना वजन की होती है, मात्र 0.6 ग्राम, और आकार किसके समान होता है, पी के सीड के समान, मटर के दाने के समान या बीज के समान। ठीक है, इसके अलावा यह गर्भावस्था में, ठीक है, जो प्रेगनेंसी टाइम होता है फीमेल में, उस समय इसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब मादा में गर्भावस्था उत्पन्न होती है, प्रेगनेंसी उत्पन्न होती है, उस टाइम इसका जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इस ग्रंथि से सबसे ज्यादा हार्मोन छोड़े जाते हैं, सर्वाधिक हाईएस्ट हार्मोन, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ हार्मोन किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, पीयूष ग्रंथि से, लगभग 13 प्रकार के। कितने प्रकार के हार्मोन छोड़े जा रहे हैं, लगभग 13 प्रकार के। वैसे विज्ञान में 13 का अंक कई जगह यूज होता है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन कितने प्रकार के छोड़ रही है, लगभग 13 प्रकार के। हृदय जो होता है हमारा, हार्ट जो होता है, उसमें चेंबर सबसे ज्यादा किसके हृदय में होते हैं, किसका हार्ट सबसे ज्यादा चेंबर वाला होता है, सीधा कहें तो किसका दिल सबसे ज्यादा टूटा होता है, किसका होता है, कॉकरोच का, तिल चट्टे का। उसमें भी कितने चेंबर होते हैं, 13 होते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो हमारे ब्लड को जमाने के लिए, क्लोटिंग के लिए कारक चाहिए, वो भी कितने होते हैं, 13 प्रकार के। तो सबसे ज्यादा हार्मोन छोड़ती 13 प्रकार के। और इन हार्मोन का एक गुण है कि ये अन्य जो ग्रंथियां हैं ना, उन ग्रंथियों पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के कारण ही इस ग्रंथि को कह दिया जाता है मास्टर ग्रंथि। ये कई बार पूछा जा चुका है, अनेक बार एग्जाम्स में आया है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को। ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे ये पूछ लिया जाता है कई बार, प्रेगनेंसी के टाइम कौन सी ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, पीयूष का। इसके अलावा मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, पीयूष या पिट्यूटरी को। कहां पर पाई जाती है, मस्तिष्क में। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष, कितने ग्राम की होती है, 0.6 ग्राम की। अब हम इस ग्रंथि से छोड़े गए हार्मोन के बारे में देखेंगे। देखो सभी तो अपन को नहीं पढ़ने, 1-2 हार्मोन के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले देखें तो हम इसकी शुरुआत करते हैं ऑक्सीटोसिन से, बड़ा भावनात्मक हार्मोन एक प्रकार से। ठीक है, देखो ऑक्सीटोसिन के बारे में अगर देखें तो सबसे पहली चीज, इसको 2 अन्य नामों से जाना जाता है। अब इसको देखो, 2 अन्य नामों से क्या जाना जाता है, एक तो कहा जाता है इसको बर्थ हार्मोन, क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन। दूसरा इसको कहा जाता है प्यार का हार्मोन, लव हार्मोन। ठीक है, अब देखो बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन क्यों कहते हैं, लव हार्मोन कहने का कारण देखो क्या होता है, भावना मत में ना वैसे ही। ठीक है, तो देखो लव हार्मोन इसलिए कहते हैं, इसका कार्य होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो मिल्क सिक्रिएट होता है, मादा के अंदर जो दूध का क्या होता है, स्राव होता है, सिक्रिएशन होता है, उसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, फीमेल के अंदर जो मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, दूध का स्राव हो रहा है, उसको कंट्रोल कौन सा करेगा, ऑक्सीटोसिन।
अब दूध के स्राव को नियंत्रित करता है। जब माता में दूध का स्राव होता है तो उसके अंदर अपने चाइल्ड के प्रति जो लगाव होता है, अट्रैक्शन होता है, उस टाइम वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मातृत्व की भावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इसे हमने क्या कहा, लव हार्मोन कहा। ठीक है, दूध का जो स्राव, निर्माण नहीं, फॉर्मेशन नहीं, केवल किसको, सिक्रिएशन को, स्रावित होने को कंट्रोल कर रहा है। और उस समय माता में शिशु के प्रति क्या हो जाता है, लगाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा, लव हार्मोन। दूसरा हमने क्या कहा, बर्थ हार्मोन। जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय ये गर्भावस्था, गर्भाशय में, यूटेरियस में क्या उत्पन्न कर देता है, शिथिलन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, दो फैक्ट पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, वो दो फैक्ट कौन से पूछे जाते हैं, पहली चीज, जो दुधारू पशु होते हैं, ठीक है, दूध देने वाले पशु होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, कि जब पशु दूध की मात्रा कम हो तो दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन का। एक कंडीशन और देखी होगी आपने, कई बार क्या होता है, फीमेल के अंदर, मनुष्य के अंदर, ये बताओ, जो गर्भावधि होती है वो कितने माह होती है, 9 माह। ठीक है, अब कई बार कंडीशन उत्पन्न होती है कि 9 माह पश्चात भी फीमेल में प्रेगनेंसी पेन अर्थात प्रसव पीड़ा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी पेन उत्पन्न नहीं होता, प्रसव पीड़ा नहीं उत्पन्न नहीं होती है, तो डॉक्टर उसमें मुख्य रूप से किसका इंजेक्शन के प्रयोग करता है, ऑक्सीटोसिन का। तो कृत्रिम प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए भी किसका इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का। यानी एक फैक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि मादा में प्रसव पीड़ा, प्रेगनेंसी पेन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होगा, तो प्रेगनेंसी पेन भी किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑक्सीटोसिन को क्या कह रहे हैं, बर्थ या लव हार्मोन कहा जा रहा है। ये सीधा नाम पूछ सकता है आपसे केवल कि बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं या लव हार्मोन किसको कहते हैं। दूसरा फैक्ट पूछ सकता है कि मादा में दूध का जो स्राव होता है, मिल्क सिक्रिएशन है, उसको कौन सा कंट्रोल करेगा, ऑक्सीटोसिन। तो दूध के स्राव को नियंत्रित कर रहा है, मात्रा को बढ़ाने के लिए भी किसका इंजेक्शन लगाएंगे दुधारू पशुओं में, ऑक्सीटोसिन का। और इसके अलावा प्रसव पीड़ा, जो प्रेगनेंसी पेन होती है, लेबर पेन जो होता है, उसको भी कौन सा उत्पन्न करेगा, ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसके बाद इससे अन्य हार्मोन छोड़े जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहां तक किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तथा हमारे चैनल को साइंस बाय कृष्ण कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।